हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यू न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए न्यू न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। जो एग्जिट पोल निकल कर आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो चाह रही थी वो नहीं मिल पा रहा है। देखिए, एग्जिट पोल पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। राम मंदिर का मुद्दा सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लिए सिर्फ चुनावी मुद्दा बन जाता है। भारतीय जनता पार्टी के लिए जो राम मंदिर का मुद्दा है वो आस्था का मुद्दा है, चुनाव का मुद्दा नहीं है। हमारे साथ मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा। बात करने की कोशिश करते हैं, कुछ सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करते हैं। सर, हाल ही में जो विधानसभा चुनाव हुए हैं और जो एग्जिट पोल निकल कर आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो चाह रही थी वो नहीं मिल पा रहा है, तो किस तरीके से आप देखते हैं हाल ही के जो चुनाव? देखिए, एग्जिट पोल पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ में हमने जीरो से शुरू किया था और छत्तीसगढ़ को हमने विकास का एक मॉडल बनाया है। मध्य प्रदेश एक बीमारू राज्य था और बीमारू राज्य से उसको हमने बाहर निकाला है। आज छत्तीसगढ़ ऐसा है, देश में सबसे ज़्यादा अगर कहीं एग्रीकल्चर ग्रोथ है तो मध्य प्रदेश में है। 20% उसकी एग्रीकल्चर ग्रोथ है। राजस्थान में हमने एक राजस्थान को विकसित करने का एक ढांचा हमने तैयार किया है और जिस पर आने वाले समय में राजस्थान विकसित हो। हमने विकास किया है, हम विकास कर रहे हैं और विकास करेंगे, ये हमारा मुख्य एजेंडा रहता है। और 11 तारीख को हम पूर्ण आश्वस्त हैं कि तीनों राज्यों में हमारी प्रचंड बहुमत से सरकार बनेगी। सर, एक चीज जो देखने को मिली कि चुनाव में विकास के मुद्दे को ना मुद्दा बनाकर जातिवाद को बड़ा मुद्दा बनाया गया। कांग्रेस ने बीजेपी पे निशाना साधा, बीजेपी ने कांग्रेस पे निशाना साधा। तो ये जातिवाद की राजनीति, जहां भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम जातिवाद की राजनीति नहीं करते, विकास की राजनीति करते हैं, लेकिन देखने को मिलता है जैसे चुनाव आता है तो वो जनता को तो जातिवाद में बांटते ही हैं, लेकिन नेता एक दूसरे पे जातिवाद का आरोप लगाते रहते हैं। जिस तरीके से कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जाति को लेकर टिप्पणी की, फिर प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसी सरकार कांग्रेस ने चलाई है जिसमें जो लड़कियां शादीशुदा भी नहीं थी उनको विधवा पेंशन दे दी गई। तो किस तरीके से कांग्रेस की सरकार चली, तो ये सब किस तरीके से एकदम से चुनाव के दौर में निकल कर आता है? देखिए, चुनाव में मुख्य मुद्दा भारतीय जनता पार्टी का विकास था और हमने विकास के मुद्दे पर ही चुनाव लड़ा। लेकिन कांग्रेस की कमजोर कड़ी है विकास। कांग्रेस विकास पर चर्चा नहीं चाहती क्योंकि उन्होंने विकास कभी किया नहीं, विकास उनकी फितरत में नहीं, विकास उनके स्वभाव में नहीं, और इसलिए वो जाति की राजनीति करते हैं, मजहब की राजनीति करते हैं, लोगों को बांटने की राजनीति करते हैं। अब राहुल गांधी जी के जो मुख्य प्रवक्ता हैं श्रीमान सुरजेवाला जी, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राहुल गांधी जी के फोटो जारी किए जिसमें उन्होंने जैकेट के ऊपर जनेऊ पहना हुआ है। तो ये कांग्रेस के कार्यालय से फोटो जारी हुए और विधिवत जो मुख्य प्रवक्ता है कांग्रेस का, उनके द्वारा ये फोटो जारी किए गए और कहा गया कि हमारे जो राहुल गांधी हैं वो ऐसे वैसे हिंदू नहीं है, जनेऊधारी हिंदू हैं। अब ये देश में प्रदेशों के चुनाव चल रहे हैं और वहां जनेऊधारी हिंदू की आप बात कर रहे हैं। अब जब जनेऊधारी हिंदू की आप बात करेंगे तो कोताहल तो पैदा होता है कि भाई आप जनेऊधारी हैं तो कहां से आते हैं, वो लोग तो उसमें रिसर्च में लग जाते हैं। और फिर जब आप राजस्थान में जाते हैं वहां आप पूजा करते हैं और उस समय फिर अपने गोत्र को आप बताते हैं, जो कि आपके बाबा का गोत्र तो है नहीं। राहुल गांधी के जो बाबा थे वो पारसी थे और जो राहुल गांधी के जो नाना हैं वो क्रिश्चियन हैं। तो राहुल गांधी का गोत्र दत्तात्रेय कैसे हो गया? तो ये उत्सुकता तो लोगों में बनेगी। हमारे देश में जो विकास के काम है वहां कोई मजहब या जाति पूछकर ही विकास जो केंद्र का और राज्य का है, उसमें जो गरीब कल्याण की जो योजना है वो किसी की जाति मजहब पूछकर उसका लाभ उसको नहीं दिया जाता है। आज पूरे देश भर में बिजली के 4 करोड़ कनेक्शंस दिए जा रहे हैं मुफ्त में, वो जाति मजहब पूछकर नहीं दिए जा रहे हैं। हर गरीब के घर में एलपीजी का चूल्हा पहुंचाया जा रहा है, वो जाति मजहब पूछकर नहीं पहुंचाया जा रहा है। पक्की सड़कें बन रही हैं, पीने के पानी की व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं, स्वास्थ्य की सेवा है। अब आयुष्मान भारत है, वो जाति मजहब के लिए नहीं है, वो आवश्यक जो व्यक्ति जिसको जरूरत है उसके लिए आयुष्मान भारत है, जो 5 लाख प्रति परिवार को हम स्वास्थ्य सेवा के लिए दे रहे हैं। जो 12 रुपए साल के हिसाब से 2 लाख का दुर्घटना बीमा है, 330 के हिसाब से 2 लाख का जीवन बीमा है, वो जाति मजहब के आधार पर नहीं, आवश्यकता के आधार पर है। तो आपके पास विकास के लिए कहने के लिए कुछ नहीं है, फिर आप मजहब की बात करेंगे, जाति की बात करेंगे और उसमें भी घोटाला करेंगे। कांग्रेस ने आसमान में घोटाला किया, जमीन पर घोटाला किया और अब तो गोत्र में भी घोटाला कर दिया।
तो ये इनकी दुखती रग है विकास। ये विकास पर बात नहीं करेंगे, बाकी चुनाव को इधर उधर डाइवर्ट करने की कोशिश करेंगे। जिस तरीके से एग्जिट पोल की बात आती है कि अब सभी जो सर्वे एजेंसियां हैं अपने अपने तरीके से दिखा रही हैं, तो क्या लगता है कहीं आपको जिस तरीके से आपने खुद प्रचार किया तो कहीं कमी महसूस हो रही है कि कहीं हम लोगों ने कहीं कुछ मिस कर दिया जो हम लोगों को? और देखिए, हम ईमानदारी से हम काम करते हैं और हमने ईमानदारी से छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान में विकास किया है और अब जनता जनार्दन ने अपना मत ईवीएम में दे दिया है और ईवीएम जब 11 तारीख को खुलेंगी तो हम पूर्ण रूप से आश्वस्त हैं कि हमारी सरकार बनेगी। इन सब चुनावों के परिणाम के साथ साथ जो आपने एक तैयारी की, आपने प्रचार किया, सभी नेताओं ने प्रचार किया, 2019 का रिजल्ट इसी से बहुत कुछ स्पष्ट कर देगा और 2019 को लेकर भारतीय जनता पार्टी की क्या तैयारियां हैं? देखिए, 2019 का जो चुनाव है वो नरेंद्र भाई मोदी जी की जो सफलता है उन पर लड़ा जाने वाला चुनाव है। 55 साल कांग्रेस का जो कार्यकाल रहा और 5 साल नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार को जो कार्यकाल रहा, उसका तुलनात्मक अध्ययन होगा। तुलनात्मक जो इस देश का जो नागरिक है वो तुलनात्मक उसकी तुलना करेगा और तुलना के आधार पर फिर वो नरेंद्र भाई मोदी जी को चुनेगा कि जो कांग्रेस 55 साल में नहीं कर पाई वो नरेंद्र भाई मोदी जी ने 5 साल में करके दिखा दिया। तो हमने विकास किया है, हमारे अंदर ये ललक है कि हमको विकसित करना है। अब हमने 5 करोड़ परिवारों को एलपीजी के गैस के चूल्हे दिए हैं और मार्च तक 8 करोड़ परिवारों को हम वो एलपीजी के गैस के चूल्हे देंगे। 15 करोड़ से ज्यादा हमने नौजवानों को मुद्रा बैंक के माध्यम से स्वरोजगार दिया है। 4 करोड़ लोगों के घरों में हमने रोशनी पहुंचाई है और हर विद्यालय के अंदर शौचालय बनाया, हर गांव में शौचालय हम लोग बना रहे हैं। लगभग 90% पूरे देश भर में देखें तो गांव में स्वच्छता अभियान के नाते शौचालय का निर्माण हम लोगों ने कराया है। हम किसानों को एक सुरक्षा कवच दे रहे हैं। किसानों की जो फसल है उसका जोड़ा एमएसपी हमने तय किया है। 2022 तक उनकी दुगना हम फसल की जो कीमत है वो देने वाले हैं। खेती बाड़ी पर हम पूरा ध्यान देने वाले हैं क्योंकि अकेले गेहूं से और चना से और सरसों से किसान आर्थिक रूप से स्वावलंबी नहीं बन सकता। उसके साथ उसको पैरेलल खेती बाड़ी भी करनी पड़ेगी। अब शहर के नजदीक हैं तो वो टमाटर भी उगाएंगे, आलू भी उगाएंगे, मिर्च भी उगाएंगे, खीरा भी उगाएंगे, ककड़ी भी उगाएंगे, ये सब चीजें करेंगे, उससे उनका लाभ होगा। दूध का उत्पादन करेंगे, गाय भैंस का पालन करेंगे तो दूध का वो उससे उत्पादन कर सकते हैं, दूध बेच सकते हैं। फिर कुछ ऐसे इलाके हमारे देश में जहां मछली पालन को हम बढ़ावा दे रहे हैं, कहीं मुर्गी पालन को बढ़ावा दे रहे हैं। पूरे देश भर की बात कर रहा हूं। हमारे मथुरा में तो हमने जब मथुरा को हम तीर्थ स्थान की श्रेणी में ले रहे हैं तो यहां तो मांस मदिरा पर पूर्ण हम प्रतिबंध लगा रहे हैं। लेकिन आर्थिक रूप से जैसे अन्य अन्य राज्यों में जहां जहां ये हो सकता है वहां सब हम ये काम कर रहे हैं। जिस तरीके से इलेक्शन जिससे पास आता है ध्रुवीकरण की राजनीति होने लगती है। सत्ता विपक्ष पर आरोप लगाती है, विपक्ष सत्ता पर आरोप लगाता है। तो लेकिन देखने को जैसे वो 19 आ रहा है तो जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में भी अब कुछ जातियां हैं जो उसे ओबीसी का लाभ देने जा रहे हैं, तो ये सब पहले क्यों नहीं होता? एकदम से इलेक्शन नजदीक होता है, ये सब तैयारियां सब सरकारें तभी करती हैं। देखिए, जो आवश्यक जो जिसको जरूरत है उसको लाभ मिलना चाहिए, तो उन लोगों को लाभ देने का प्रयास कर रहे हैं जो बिल्कुल पंक्ति में पीछे खड़े हैं। अब 2019 का बिल्कुल भी फूकने वाला है, सभी अपनी अपनी तरीके से तैयारियां कर रहे हैं। खासतौर पर अगर राम मंदिर की बात करें तो राम मंदिर का मुद्दा सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लिए सिर्फ चुनावी मुद्दा बन जाता है। भाजपा कहती है कि वो आस्था का केंद्र है, वहां पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। लेकिन जब इलेक्शन पास आता है तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ही कुछ नेता ऐसे ऐसे बयानबाजी करते हैं कि वो मामला फिर गर्म हो जाता है। देखिए, 500 साल पहले विदेशी आतताई हमारे देश में है, उन्होंने हमारी संस्कृति को नष्ट करने का प्रयास किया, हमारी जो पवित्र स्थान है उनको ध्वस्त करने का काम किया। और ये इलाहाबाद कोर्ट ने भी तय कर दिया है, भूगर्भीय सर्वे वहां हुए, उसमें स्पष्ट रूप से है कि वहां मंदिर था और मंदिर है और मंदिर रहेगा। भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में स्पष्ट लिखा है, ना तो 1 इंच इधर ना 1 इंच उधर। जो स्थान है जहां रामलला विराजमान है वहीं पर रामलला के मंदिर को भव्यता मिले, ये इसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं। लेकिन इसका जो दायरा है वो संवैधानिक दायरा होगा, संवैधानिक दायरे में रहकर ये सब काम होगा। भारतीय जनता पार्टी के लिए जो राम मंदिर का मुद्दा है वो आस्था का मुद्दा है, चुनाव का मुद्दा नहीं है। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से हम उन लोगों को सवाल पूछना चाहते हैं कि जो राम मंदिर के मसले पर उस विवाद में कहीं ना कहीं बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, विवाद ना सुलझे। कांग्रेस के कपिल सिब्बल कहते हैं कि 19 के बाद इसकी सुनवाई हो। जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई व्यवस्थित हो रही है तो कांग्रेस राहुल गांधी के इशारे पर कपिल सिब्बल ने कहा कि इसकी सुनवाई 2019 के बाद हो। इसका मतलब कांग्रेस उसको लटकाना चाहती है।
अगर मंदिर बन जाएगा तो ये मुद्दा ही समाप्त हो जाएगा, इसके नाम पर कोई राजनीति कर ही नहीं पाएगा। लेकिन इसके लिए वो गुनाहगार हैं जो इस मुद्दे को जिंदा रखना चाहते हैं, जो नहीं चाहते कि करोड़ों हिंदुओं की जो आस्था भगवान राम के प्रति है वहां उस स्थान को भव्यता मिले। जैसे सोमनाथ में बाधा उस समय के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, और इस मंदिर में जो बाधा है वो सबसे बड़ी बाधा राहुल गांधी है। राहुल गांधी है, अखिलेश यादव है, मायावती है। ये स्पष्ट रूप से कहें कि हम मंदिर निर्माण में हम सहयोग करेंगे, सरकार बिल लेकर आए उसका हम सहयोग करेंगे। ये राजनीति करते हैं, बांटने की कोशिश करते हैं, जहर घोलने की कोशिश करते हैं, हिंदू मुसलमान को बांटना चाहते हैं। मंदिर अगर बन जाता है, जो कि बनेगा, तो ये जो वैमनस्यता है ये समाप्त होगी, सद्भाव बढ़ेगा आपस में, और ये मुद्दा हमेशा के लिए समाप्त होगा। तो कोई बीच का एक रास्ता भारतीय जनता पार्टी निकालने की क्यों नहीं कोशिश करती सभी लोगों से बात? देखिए, मसला कोर्ट में है, और जनवरी में सुप्रीम कोर्ट उस पर सुनवाई करने वाला है। हालांकि पहले सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि मसला आस्था के इसमें आपस में बातचीत होनी चाहिए, तो बातचीत होनी चाहिए, और ये करोड़ों लोगों की आस्था उस स्थान के प्रति है। जब इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आ गया तो उसमें फिर कांग्रेस अड़चन क्यों पैदा कर रही है? क्यों नहीं कांग्रेस ने क्यों कहा कोर्ट में जाकर कि इसकी सुनवाई आप जनवरी 2019 के बाद करिए? तो ये बिल्कुल गलत है, और हम पूरी तरह से उस स्थान पर भव्य मंदिर बने इसके लिए प्रतिबद्ध हैं, लेकिन संवैधानिक दायरे में रहकर ये सब काम हो। कुछ संतों का कहना है कि 2019 से पहले ही अगर मंदिर निर्माण हो तो वो बेहतर होगा, और नहीं सरकार अगर आगे नहीं आएगी तो वो खुद आगे आके मंदिर निर्माण करेंगे, क्योंकि संतों का एक अगर वोट बैंक देखा जाए या फिर उनकी आस्था देखे कहीं ना कहीं बीजेपी से जुड़ता हुआ दिखता है। तो किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि एक राम मंदिर एक कहीं ना कहीं चुनाव के दौरान बहुत गर्माहट वाला मुद्दा बन जाता है, और चाहे पक्ष हो या विपक्ष सभी अपनी अपनी तरीके से उसमें जो आजमाइश करते हैं। देखिए, संतों का आशीर्वाद हमको है, और जो संतों की इच्छा है वही सब आम जन की इच्छा है, सब भारतवंशियों की इच्छा है, पूरे विश्व भर में राम भक्तों की वही इच्छा है। और हमने कहा ना कि संवैधानिक दायरे में रहकर ही इसका समाधान निकलेगा, और जो संतों की जो मांग है वो भी संवैधानिक दायरे में रहकर ही है। वो जो बिल की बात कर रहे हैं, ऑर्डिनेंस की जो बात की जा रही है, वो भी संविधान का हिस्सा है, वो कानून का एक हिस्सा है, वो कोई गैर कानूनी नहीं है। तो सरकार पूरे सभी विकल्पों पर गंभीरता से हम लोग काम कर रहे हैं, और हम आश्वस्त हैं कि वहां मंदिर का निर्माण अतिशीघ्र हो। रावत वाड्रा के जो सहयोगी हैं उनका ईडी का छापा पड़ा, उनके यहाँ पर कांग्रेस के एक नेता का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डॉन की तरीके से काम कर रहे हैं, और एक व्यक्तिगत दुश्मनी के तौर पर वहां सब कार्रवाई हो रही है। देखिए, कांग्रेस भ्रष्ट है। कांग्रेस का अध्यक्ष 5,000 करोड़ के फ्रॉड में 50,000 की जमानत पर बाहर चल रहा है, और एयरसेल मैक्सिस डील में कांग्रेस के समय के वित्त मंत्री चिदम्बरम मुख्य आरोपी हैं। चिदम्बरम का बेटा राहुल गांधी का दोस्त कार्तिकेय चिदम्बरम जेल जा चुका है, और दोबारा वो कभी भी जेल जा सकता है। स्वयं राहुल गांधी नेशनल हेराल्ड केस में 5,000 करोड़ के फ्रॉड में संलिप्त हैं, और कोर्ट से जमानत पर चल रहे हैं। तो ये भ्रष्ट कांग्रेसियों का जो कहूं आज की वर्तमान में जो कांग्रेस है वो भ्रष्ट कांग्रेसियों का अड्डा है, और अब उनका जीजा भी फंसने वाला है। तो अनर्गल बयानबाजी करके जनता का ध्यान बांटने की कोशिश कर रहे हैं। कानून अपना काम करेगा। अगर गलत काम किया है राहुल गांधी के जीजाजी ने तो जेल जाएगा, अगर नहीं काम किया है तो कोर्ट से उसको न्याय मिल जाएगा। तो बातें हो रही थी शुरुआत में, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कई बार कहा कि काला धन वापस आएगा, भ्रष्टाचारी जेल जाएंगे, न विजय माल्या लौटकर अभी आ पाए और ना काला धन आ पा रहा है। तो किस तरीके से, क्योंकि जब बातें वे बड़ी बड़ी होती हैं इलेक्शन के दौरान, और जब परिणामों की बात आती है तो विपक्ष हावी सा लगता है। देखिए, लगभग 56,000 करोड़ की संपत्ति सीज हुई है, ये जो काले धन का काम करने वाले थे उन लोगों की। अब और दूसरा, चाहे विजय माल्या हो चाहे नीरव मोदी हो, इनको भगाने में कांग्रेस की मुख्य भूमिका रही, क्योंकि इनको जो लूट का माल था कांग्रेस ने भी उसमें हिस्सेदारी रखी और इनको भी दिया। जब एसबीआई ने विजय माल्या के अकाउंटों को बंद कर दिया तो कांग्रेस ने राहुल गांधी के इशारे पर उन अकाउंट्स को क्यों खुलवाया? कहीं ना कहीं दाल में काला था, इसलिए इन्होंने विजय माल्या के अकाउंट को खुलवाया दोबारा से, बैंक के मना करने के बावजूद भी। उस समय तो हमारी सरकार नहीं थी। और फिर जिन सीबीआई के अधिकारियों ने उसको भगाया, आज उनके समर्थन में राहुल गांधी दिल्ली के अंदर प्रोटेस्ट करते हैं। तो ये तो कहीं ना कहीं चोरी और सीना जोरी ये खुला लोगों के सामने है, और ये स्पष्ट है कि कांग्रेस ने ही इनको पाल पोस कर बड़ा किया। बीजेपी की सरकार है जो इनकी नाक में नकेल डालकर इनको भारत लेकर आ रही है। इनकी संपत्ति को सीज कर दिया गया है। ये वही विजय माल्या है जो कह रहा था कि मैं नहीं आऊंगा वापस, अब कह रहा है एक एक पाई चुकाऊंगा लेकिन मुझे चोर मत कहो।
ये वही विजय माल्या है। नीरव मोदी के बयान नहीं आते थे, आज वो बयान दे रहा है कि मुझे वहां डर है। यहां कोई डर नहीं है, यहां तो खींच कर ले आएंगे। अभी तो VIP चौपर का जो मुख्य गवाह है उसको खींच कर ले आए। तो विजय माल्या नीरव मोदी की औकात नहीं है कि वो बहुत ज्यादा दिन तक वहां रहे। बहुत जल्दी यहां आएंगे और सलाखों के पीछे होंगे, और जो उन्होंने देश का माल लूटा है वो भी वापस लेंगे, और किन के इशारे पर इन्होंने लूटा है वो भी, उनके खिलाफ भी हम लोग कार्रवाई करेंगे। तो देश इंतजार कर रहा है। दूसरी बात, अभी एक भाजपा सांसद ने इस्तीफा पार्टी की सदस्यता से दिया है। उनका कहना है कि वहीं मतलब आरोप लगाए तरीके से सब सामने आए, तो किस तरीके से देखते हैं? वो कहते हैं कि SC/ST के लोगों के साथ अलग तरीके का व्यवहार किया जाता है, उनकी मांगे नहीं मानी जाती। तो ये सब क्या चल रहा है भाजपा में? ऐसा लग रहा है कि चुनाव दूसरे लोगों से नहीं है, खुद अंदर भाजपा का आपस में चुनाव चल रहा है। देखिए, भाजपा सबकी है और लोकतंत्र है। अगर किसी का मत अगर नहीं है तो कहीं भी जा सकता है। यहाँ पर कोई तानाशाही तो है नहीं, और उन्होंने क्या कहा है मैं उस पर ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता। लेकिन सरकार सबकी है और सबके साथ समान रूप से, जो योजनाओं का मैंने जिक्र किया, समान रूप से सबको उन योजनाओं का लाभ मिल रहा है। गरीब कल्याण की योजनाओं का लाभ बिना किसी भेदभाव के उन तमाम लोगों को मिल रहा है जो कम से कम आजादी से लेकर आज तक योजनाओं का लाभ नहीं ले चुके थे। 4 करोड़ लोग हैं पूरे देश में जिनके घरों में अंधेरा था, और वो सब उसी समाज से आते हैं ज्यादातर। उसमें अल्पसंख्यक भी हैं, पिछड़े भी हैं, उसमें आदिवासी भी हैं, और उसमें अन्य समाज के क्षेत्र लोग भी हैं जो बिल्कुल गरीबी रेखा के बिल्कुल नीचे रहते हैं। तो ये इस तरह के आरोपों में कोई दम नहीं है। अब जो राजनीति में कोई भी किसी तरह का आरोप लगाए वो उनका अपना अधिकार क्षेत्र है। कानून व्यवस्था के लेकर खासतौर पर उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर आप क्या कहेंगे? जबकि भारतीय जनता पार्टी जब विपक्ष में थी और समाजवादी पार्टी की जो सरकार थी, तो कानून व्यवस्था को लेकर आप बड़ा हमलावर हुआ करते थे। तो अभी कानून व्यवस्था की स्थिति को आप किस तरीके से देख रहे हैं? जो हाल ही में एक इंस्पेक्टर की वहां पर हत्या हो जाती है, शहीद हो जाते हैं, और कई घटनाएं ऐसी हैं जो सरकार के लिए भी एक चुनौतीपूर्ण है। तो किस तरीके से कानून व्यवस्थाएं आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश की? देखिए, कानून व्यवस्था को हम बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं, और एक बड़ा बदलाव यह है कि पहले जो कानून से खेलते थे अपराधी जो थे उनको सरकार का संरक्षण था। हमारी सरकार में किसी अपराधी को सरकार का संरक्षण नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, ये जो बुलंदशहर की घटना है बहुत दुखद है, और उसमें 2 हत्याएं हुई। हमारे इंस्पेक्टर शहीद हुए, एक नौजवान बीच उसमें हमारे बीच में नहीं है, उनका भी स्वर्गवास उसमें हुआ है, उनको भी गोली लगी है। तो दोनों ही घटनाएं बहुत दुखद हैं और सरकार ने गंभीरता से लिया। SIT जांच कर रही है, और जो अपराधी हैं जिन्होंने कॉन्स्पिरेसी की है वो बचने वाले नहीं है, उनको सलाखों के पीछे जाना ही होगा। एक डिप्टी SP ने फेसबुक पर पोस्ट डाला कि राजनीतिक दबाव में पुलिस काम करती है। तो जहां सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कहीं पर किसी पर कोई राजनीतिक दबाव नहीं है। अपने पूर्व के अनुभवों को अगर कोई साझा कर रहा है तो उसका अपना मत हो सकता है, लेकिन हमारी सरकार में कहीं किसी पर कोई दबाव नहीं है। आप जैसे लोग इसका प्रत्यक्ष गवाह हैं। इस देश का जागरूक नौजवान इसका गवाह है कि हमारी सरकार में कहीं कोई दबाव नहीं है। एक बहुत बड़ा एक आम सा सवाल, लेकिन जवाब जानना बहुत जरूरी इसलिए हो जाता है कि हर व्यक्ति के एक मन में, खासतौर पर अगर मथुरा की बात करें तो मथुरा में एक चर्चा का दौर चल रहा है कि माननीय ऊर्जा मंत्री 2019 में भी आ सकते हैं। तो लोगों की एक जिज्ञासा रहती है कि जानने की कोशिश करें कि क्या कुछ ऐसा कुछ चल रहा है। हमारी सरकार के पास, हमारे संगठन के पास उत्तर प्रदेश से 80 के 80 लोकसभा क्षेत्रों से कमल खिलें और 80 हमारे सांसद संसद में पहुंचे। इस लक्ष्य को लेकर हम लोग काम कर रहे हैं, और मैं संगठन का सिपाही हूं। मुझे संगठन ने तय किया कि मुझे देश में राष्ट्रीय स्तर पर मुझे मंत्री बनाया पार्टी का, फिर मुझे हिमाचल का प्रभारी बनाया, मुझे मीडिया विभाग का अध्यक्ष बनाया। मेरी पार्टी ने फिर तय किया कि मैं यहां से विधायक लड़ूं। तो मैं पार्टी का सिपाही हूं, और जो पार्टी ने मुझे आदेश दिया उनको मैं पूरी निष्ठा से उन आदेशों का अनुपालन करता रहा हूं। और अभी मेरा जो लक्ष्य है वो लक्ष्य है कि जो 1,18,00,000 जो घर हैं जहां अंधेरा है वहां रोशनी कैसे पहुंचे, और सभी 75 जो जिले सरकारी उनमें बिजली की व्यवस्था सुदृढ़ कैसे हो। उसी क्रम में मथुरा भी है। मथुरा में आपने देखा होगा कि मैं लगातार उपकेंद्र दे रहा हूं, 33/11 के दे रहा हूं, 220 का दे रहा हूं, 132 का दे रहा हूं। कल ही सौंक में उपकेंद्र हमने स्थापित किया है। तो मथुरा क्योंकि भगवान कृष्ण की जन्मभूमि है, यहाँ पहले बिजली की व्यवस्था बहुत खराब रहती थी। तो
यहाँ के लोगों की अपेक्षा भी है कि बिजली के क्षेत्र में कम से कम ये भगवान कृष्ण की नगरी ठीक ठाक रहे। यहाँ पर्यटक आता है, श्रद्धालु आते हैं, किसी को असुविधा ना हो। इस नाते मेरा काम है, जो मेरा दायित्व है, जो मेरी जिम्मेदारी है, उनका ईमानदारी से मैं निर्वाह कर रहा हूँ। एक सवाल, कुंभ को लेकर क्या क्या तैयारियां हैं, और जब कुंभ वैचारिक कुंभ की आपने शुरुआत की एक नई, आज शाम को नारी शक्ति कुंभ की शुरुआत होने वाली, एक सांस्कृतिक कार्यक्रम रहेगा और कल आदरणीय सुषमा जी और हमारे गवर्नर साहब उसका विधिवत रूप से उद्घाटन करेंगे और रात शाम को समापन में हमारी रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण जी आने वाली हैं। तो नारी शक्ति कुंभ वृंदावन में हो रहा है। सब ब्रजवासियों की शुभकामनाएं कि नारी शक्ति कुंभ पूरी तरह से सफल हो और एक विचार यहां से सब लोग लेकर जाएं। और नारी सशक्तिकरण हमारा मुख्य ध्येय है और भारत पुरातन से शक्ति पूजा का केंद्र रहा है। यहाँ शक्ति पूजा की जाती है और जो हमारी नारी है वो घर में केवल गृहिणी नहीं है, बल्कि वो एक तरीके से आने वाला जो हमारा संकल्प है कि हम विश्वगुरु बने, उसकी वो जननी है। वहीं से हम संस्कार लेते हैं और अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए काम करने की प्रेरणा हमको मिलती है, क्योंकि माँ ही सबसे पहले गुरु होती है। तो अच्छे संस्कार लेकर बच्चा आगे बढ़ता है और वो समाज में भी और देश में भी अपने देश का, अपने समाज का, अपने परिवार का नाम रोशन करता है। तो उसका मुख्य उद्देश्य हमारा यही है कि यहाँ से एक विचार लेकर जाएं और जो बहनें हमारी अन्य अन्य क्षेत्रों में अच्छा काम कर रही हैं उनको भी वहां पर सम्मानित किया जाएगा। ये पूरा कार्यक्रम विश्वविद्यालय की तरफ से किया जा रहा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के जो वीसी हैं ये इसके ऑर्गेनाइजर हैं और ये काम सफल हो, सबकी यही शुभकामनाएं। भाजपा के सिपाही को अगर ऊपर से सेवा का मौका मिलता है, बहुत धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू। ये थे हमारे साथ उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा, जिनको आपने सुना। बेबाकी तौर पर बेबाक जवाब देना इनका एक खुशमिजाज मिजाज रहता है। हर बात, हर सवाल का जवाब जिस तरीके से देते हैं आपने ये देखा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से वार्ता का दौर निरंतर जारी रहेगा। अपने सहयोगी संतोष के साथ सौरभ शर्मा, न्यूज़ मथुरा।